नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हमने कलाम के 11 टेस्टों की जो सीरीज थी उसको पूरा देख लिया सेकंड ग्रेड के लिए। अब मात्र आपके पास 20 दिन बचे हैं। तो अभी जो है सबसे पहले तो जो इस आपके कलाम के जो ऑफलाइन 3 फाइनल टेस्ट होने उनको भी हम देखेंगे। जैसे ही वो PDF उपलब्ध हो जाएगी उसके बाद हम जो है क्लासेस देख लेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी के जो 40 नंबर है उनकी। ये 40 नंबर में से आपको जो है कम से कम 35 प्लस नंबर खींचने हैं, क्योंकि बहुत ईजी आती है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है ना वो भी रिपीट बहुत होते हैं। तो उन्हीं के ध्यान में रखते हुए जो है ना अपन 2022 का जो ग्रुप ए का जीके का पेपर है उसको आज सोल्व करेंगे। साइकोलॉजी के क्वेश्चन को एकदम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और आगे भी जो अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है जो 20 दिन सेकंड ग्रेड के लिए, तो अपना दूसरा चैनल है जीवा स्टडी जिस पर रीट की साइकोलॉजी चल रही है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। साइकोलॉजी की अलग से क्लास है वहां पर, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपन। आज का जो पहला क्वेश्चन है और 2022 का जो ग्रुप ए जीके संस्कृत शिक्षा विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है। ठीक है, एक तो ये नहीं वाला एग्जाम रूम में ध्यान रखना, इसमें बहुत गड़बड़ होती है क्योंकि वहां माइंड थोड़ा कम चलता है अपना, ठीक है। तो नहीं वाला ध्यान रखना। और दूसरी बात, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, PYQ जो होते हैं ना बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए जो है इस क्लास को अच्छे से देखें और जितने हो सकेगा उतने हम अच्छे तरीके से जो है 20 दिनों में करते रहेंगे, जो जो चीजें अपने काम में आएगी। तो देखो कौन सी जो है आपके कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो देखो नैतिक विकास में जो है कोहल वर्ग ने जो है तीन स्तर दिए और उसमें कितनी अवस्थाएं दी, प्रत्येक में 2 यानी कि 6 अवस्थाएं दी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी तो आप इतने जो है पढ़ चुके कि आपको पता भी होगा। सबसे पहले जो इनकी अवस्था है वो है, जो पहला जो स्तर है वो है आपका पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा? पूर्व परंपरागत स्तर। और पूर्व परंपरागत स्तर जो इनका शुरू होता है वो 4 से 10 वर्ष तक होता है, ठीक है, 4 से 10 वर्ष तक। और इसमें इन्होंने जो है 2 आपकी अवस्थाएं दी। पहली अवस्था तो होती है आपकी दंड व आज्ञाकारिता की, दंड व आज्ञाकारिता की, ठीक है, दंड व आज्ञाकारिता, ठीक है। इसमें क्या करता है, कोई भी बच्चा होता है ना वो जो है सजा से बचने के लिए काम करता है कि मेरे को मार पड़ेगी मैं ये काम कर लेता हूं। तो ये होती है दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था। इसकी जो दूसरी अवस्था होती है वो आपकी होती है यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता, ठीक है, यांत्रिक सापेक्षता हम कह सकते हैं। यांत्रिक सापेक्षता में क्या होता है कि जैसे का तैसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा प्रवृत्ति होती है। तो कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि जैसे को तैसा प्रवृत्ति कौन से जो है कोहलबर्ग के सिद्धांत की अवस्था में होती है, तो यांत्रिक सापेक्षता में। इसमें क्या होता है यांत्रिक सापेक्षता में कि जो बालक होता है ना वो कोई कार्य इसलिए करता है कि बदले में उसको कुछ मिलेगा। आपने देखा होगा कि बच्चे को दुकान भेज रहे हो, बोल रहे हो 10 रुपए का तू बिस्कुट खा लेना या तू कुरकुरे खा लेना, तभी वो जाता है दुकान। छोटा बच्चा होता है ना जो 4 से 10 वर्ष का, वो, ठीक है। तो ये होती है यांत्रिक सापेक्षता कि मेरे को कुछ मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा, ठीक है। दूसरी फिर अवस्था होती है आपकी, वो होती है परंपरागत अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था? परंपरागत अवस्था, ठीक है। परंपरागत अवस्था जो होती है आपकी, ये जो 10 से 13 वर्ष के बीच में होती है, 4 से 10 वो 10 से 13 वर्ष तक, ठीक है। और इसमें जो है ना आपके 2 और अवस्थाएं होती है, जिसमें जो पहली अवस्था होती है वो उत्तम लड़का लड़की अवस्था, उत्तम लड़का लड़की अवस्था। थोड़ा सा एडजस्ट कर लें क्योंकि जगह कम है तो ऊपर लिख रहे हैं इसके। उत्तम लड़का लड़की अवस्था में क्या होता है, उत्तम लड़का लड़की अवस्था में क्या होता है कि जो लड़का या लड़की होती है ना जो 10 से 13 वर्ष के होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा की जाए। जैसे एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए फिर भी वो आपके जो है टीचर के पास आकर बोलता है सर वेरी गुड लिख दो, क्योंकि उसको प्रशंसा की जो है चाहत रहती है, ठीक है। वो होती है उत्तम लड़का एवं लड़की अवस्था, तीसरी अवस्था हो गई। और वैसे दूसरे की पहली। और फिर दूसरे की दूसरी अवस्था होती है ना, इसका ध्यान रखना, ये होती है सामाजिक कर्म पोषित। क्या होती है? सामाजिक कर्म, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, सामाजिक कर्म पोषित। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है ना वो नियमों का पालन करता है, चाहे वो घर के नियम हो चाहे वो कानून के नियम हो। कानून सर्वोपरि होता है, मतलब जो नियम होते हैं ना घर के या कहीं के भी, उनको सर्वोपरि मानता, चाहे वो स्कूल के नियम हो किसी के भी हो, ठीक है। फिर आते हैं आपका तीसरा स्तर जिसको कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। और उत्तर परंपरागत जो है ना ये होता है 13 प्लस में, ठीक है। इसमें भी 2 अवस्था होती है। सबसे पहली जो अवस्था होती है सामाजिक अनुबंधन अवस्था, सामाजिक अनुबंध। इसमें क्या होता है, बालक थोड़ा आलोचनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? आलोचनात्मक, ठीक है। कोई चीजों का विरोध करना, कोई चीजों पर जो है वाद विवाद करना शुरू कर देता है। और इसकी दूसरी अवस्था है आपकी सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। कौन सी है? सार्वभौमिक नैतिक अवस्था है, नैतिक सिद्धांत। और सार्वभौमिक नैतिक में क्या होता है, दुनिया के मात्र 1% जो है ना 1% ही लोग पहुंच पाते हैं,
ये भी ध्यान रखना। दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही जो छठी अवस्था है उसमें पहुंच पाते हैं, और इसमें जो है परोपकार की भावना वगैरह जो है ये आती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो कितना डिटेल से बता दिया मैंने। तो यहाँ पर कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले देखो सामाजिक अनुबंधन, तो सामाजिक अनुबंधन ये रही। फिर है दंड एवं आज्ञाकारिता, तो ये रही दंड एवं आज्ञाकारिता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तो ये रहा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। भूमिका एवं संदेह अभिमुखता नाम की कोई भी अवस्था जो है नैतिक विकास सिद्धांत जो कोहलबर्ग ने दिया था उसमें नहीं है। एक सिद्धांत जो है किसने दिया नैतिक विकास का? पियाजे ने। और पियाजे के नैतिक विकास में 3 अवस्थाएं होती है, आपको पता है। नैतिक यथार्थता, नैतिक यथार्थता, ठीक है, और नैतिक समानता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता, नैतिक सापेक्षता। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। देखो प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना बहुत अच्छे से, खास करके साइकोलॉजी को रिपीट बहुत होती है साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आराम से आप कर सकते हो। सीखना जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, तो बिल्कुल करता है। सीखना केवल औपचारिक है, बिल्कुल नहीं, केवल औपचारिक नहीं है। सीखना औपचारिक भी होता है, सीखना अनौपचारिक भी होता है। ठीक है, तो दोनों होते हैं। तो नहीं पूछा तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर करता है, बिल्कुल। परिपक्वता जो है उस पर निर्भर करता है सीखना, लेकिन परिपक्वता के कारण जो व्यवहार परिवर्तन है उसको अधिगम नहीं कहते, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये जो आपको ध्यान रखना, सीखना जो है वो परिपक्वता पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, सीखना जो है परिपक्वता पर निर्भर करता है। अपन परिपक्वता नाम आते ये सोचते हैं कि सीखना और परिपक्वता का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। लेकिन परिपक्वता के कारण अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो वो अधिगम नहीं है, उल्टा जो है नहीं है, लेकिन सीधा करोगे तो है। मतलब सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, लेकिन परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है। दोनों को जो है ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सीखना जो है केवल औपचारिक नहीं है, वो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों है। ठीक है, केवल शब्द आते ही मतलब जो है सिर्फ औपचारिक से हो गया, लेकिन वह अनौपचारिक भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। देखो क्वेश्चन साइकोलॉजी में जो 2000 जो है ना आपके ये 22 का संस्कृत शिक्षा विभाग में 2 जीके के पेपर हुए हैं, तो 40 क्वेश्चन तो ये हो गए। ठीक है, और जो आपके सामान्य एजुकेशन का पेपर हुआ था 2022 में, उसमें 4 पेपर हुए थे, तो 80 क्वेश्चन वो हो गए। उससे पहले 2018 वाले, ठीक है, उससे पहले 2014 वाले, 2016 वाले, इन पेपर वाले भी अगर तुम जो साइकोलॉजी वगैरह पढ़ लेते हो ना आप, तो फिर भी आप कहीं नहीं अटकोगे, ये जो है एकदम आप मान के चले। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? जो आपने देखा होगा जो ब्लूम है उन्होंने जो है सीखने के जो है ना 3 प्रकार बताए थे, उन तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला था संज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है, दूसरा है भावात्मक अधिगम, और तीसरा है आपका मनोगत्यात्मक। और मनोगत्यात्मक का इंग्लिश नाम ध्यान रखना साइकोमोटर। कौन सा? साइकोमोटर लर्निंग। ठीक है, संज्ञानात्मक क्या होता है? बौद्धिकता से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? बौद्धिकता से। ठीक है, और भावात्मक में जो रुचि वगैरह होती है जो अपने मनोवैज्ञानिक रूप से, और गत्यात्मक में होता है शारीरिक गति। कौन सी? शारीरिक गति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो कौन सा यहां पर पूछा कि परंपरागत जो वर्गीकरण है जो ब्लूम ने पेश किया था उसमें 3 थे। कौन कौन सा? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, जिसको साइकोमोटर कहते हैं। तो कौन सा नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यांत्रिक अधिगम नाम का कोई भी चीज जो है परंपरागत वर्गीकरण में नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो साइकोलॉजी में आपको 20 में से 18 का तो टारगेट कम से कम रखना ही चाहिए। ठीक है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सबसे पहला, अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, तो बिल्कुल अभ्यास से अधिगम होता है। फिर परिपक्वता के कारण अधिगम व्यवहार परिवर्तन, तो अभी ऊपर क्या बात करके आए अपन? ठीक है, जीवा स्टडी पर यही तो चीज आपको स्पेशल मिलती है, तो यही उत्तर हो गया। अपन क्या पढ़कर आए कि जो अधिगम है या अधिगम और सीखना एक ही चीज होती है। जो अधिगम या सीखना है ना वो परिपक्वता पर निर्भर करता है, लेकिन परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन है उसको अधिगम नहीं कह सकते। ठीक है, बात वापस देखो, अधिगम या सीखना, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, अधिगम और सीखना। ठीक है, ये किस पर निर्भर करते हैं? परिपक्वता पर भी निर्भर करते हैं, परिपक्वता पर निर्भर करते हैं, लेकिन परिपक्वता के कारण जो व्यवहार परिवर्तन होता है ना वो जो है अधिगम नहीं होता।
मतलब इस साइड से तो मान्य है लेकिन इस साइड से मान्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात मैं ऊपर समझा चुका आपको पिछले क्वेश्चन में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत कौन सा है? दूसरा ही है। फिर नवीन व्यवहारों का अर्जन होता है, बिल्कुल अधिगम में नए व्यवहार सीखते हैं और व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन होता है, वो एक प्रकार से आप में स्थायी परिवर्तन आता है अधिगम के कारण। तो उत्तर हो जाएगा इसका 2। ये चीज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जो है क्या सीखते हो, नए नए स्टूडेंट होते हैं वो, कि परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम नहीं होता, लेकिन जो ऊपर जो आपका आया था ना कि परिपक्वता अधिगम जो है परिपक्वता पर निर्भर करता है, तो उसको भी गलत मान लेते हो, जबकि वो सही होता है। ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। देखो 85 नंबर क्वेश्चन को मैंने जो है क्लासेज में बहुत बार समझा दिया, और जो अपनी जो रीट की क्लासेस चल रही है ना साइकोलॉजी की, जो दूसरे चैनल पर चल रही है, बड़े वाले चैनल पर, तो उसमें भी ये चीज मैं बता चुका। ये जो आपके 85 नंबर क्वेश्चन है, और जो है सेकंड ग्रेड में भी बता चुका। और अगर आपको पूरे साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है तो आप रीट वाली क्लासेस भी देख सकते हो, सेकंड ग्रेड में भी काम आती है। तो देखो ये कथन देखो, ये व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। इस कथन को मैंने बार बार बोल दिया कि ये कथन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, क्या है? ये व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। कौन सा संगठन? गत्यात्मक, जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। तो देखो ये बात कही थी ऑलपर्ट ने। किसने? ऑलपर्ट ने। ये ध्यान रखना, किसने कही थी? ऑलपर्ट ने, कि व्यक्तित्व जो होता है वो जो मनोभौतिक व्यवस्था है उनका गत्यात्मक संगठन होता है। तो किसके बारे में कहा गया? ये व्यक्तित्व है। ठीक है, ये रियल लाइन क्या थी जो है ऑलपर्ट के द्वारा कही गई थी कि व्यक्तित्व है व्यक्ति में मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन होता है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। तो उत्तर देखो उल्टा पूछ लिया ना, तो हर चीज पहलू याद होना चाहिए। कई बार तो क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी आ सकता है, यहाँ याद आता है कि व्यक्तित्व है व्यक्ति की मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। ये बात किसने कही? तो ऑलपर्ट ने कही। तो ये अब यहाँ पर उल्टा पूछ लिया कि ये किससे रिलेटेड है? तो व्यक्तित्व से रिलेटेड है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित कौन सा उपागम नहीं है पूछा है। तो सबसे शीलगुण उपागम, बिल्कुल शीलगुण उपागम जो है आप देखते होंगे, शीलगुण के आधार पर 16 पीएफ प्रश्नावली जो केटल ने दी थी। किसने दी थी? केटल ने दी थी। इनके अलावा जो ऑलपर्ट है उन्होंने भी शीलगुण के आधार पर जो है वर्गीकरण किया था। ठीक है, शीलगुण जो होते हैं आपके मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं ना, उन्हीं को शीलगुण कहते हैं। किसको कहते हैं शीलगुण? मनोवैज्ञानिक गुण को, मनोवैज्ञानिक गुणों को कहते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक गुणों को कहते हैं। फिर प्रकार टाइप में जो व्यक्तित्व का जो आपका वर्गीकरण किया गया था, तो प्रकार टाइप में आपका किसने किया था? तो ये जो है पहले तो ये प्रेक्षित व्यवहार पर होता है। किस पर? प्रेक्षित व्यवहार पर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये जो है ना प्रकार टाइप होता है, ये आपका जो है प्रेक्षित व्यवहार पर निर्भर करता है, और शीलगुण वाला जो है मनोवैज्ञानिक गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये प्रेक्षित व्यवहार वाले आप देखते होंगे हिपोक्रेटस का जो वर्गीकरण है, जो वैसे हिपोक्रेटस जो है उसका वर्गीकरण वैसे शीलगुण प्रकार टाइप का है, लेकिन ये वैसे फ्लूइड पर आधारित है। किस पर आधारित है? फ्लूइड पर। सेल्डन का वर्गीकरण है शारीरिक रचना पर आधारित है। क्रेसमर का वर्गीकरण है वो भी क्या शारीरिक रचना पर आधारित है। ठीक है, मानवतावादी जो है आपके मनोविश्लेषण वाले सारे मानवतावादी जो है उपागम है। तो कौन सा नहीं है आपका? एक तंत्रात्मक उपागम नाम का कोई भी उपागम जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण में नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? वापस ध्यान रखना, सबसे मेन कारण क्या होता है बच्चे का पीछे रहने का, स्टूडेंट का, कि वो एग्जाम में जो है माइंड वैसे भी कम काम करता है और वो नहीं देख पाते। ठीक है, तो ध्यान रखना, निम्न में से कौन एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, और यहां सुसमायोजित है ना कि कुसमायोजित। ठीक है, तो सबसे पहले नहीं पूछा है, तो स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना। तो एक समायोजित जो व्यक्ति होगा ना, उसको अपने मजबूत पक्ष और सीमाओं की जानकारी होगी कि कौन सा पक्ष मजबूत है और कहां उसकी सीमाएं हैं। तो ये बिल्कुल सही है। फिर स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, तो सुसमायोजित व्यक्ति हमेशा एक विनम्र और जो है व्यवहार का व्यक्ति होगा, और स्वयं का और अन्य का भी सम्मान करेगा। फिर महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अति उच्च स्तर भी नहीं होना। क्यों? ऊपर देखो पहला और तीसरा एक दूसरे का विरोध कर रहा है, उसको अपने सीमाओं और मजबूत पक्षों का क्या है? जानकारी है। तो फिर वो क्या है? महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर डिसाइड नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से स्तर डिसाइड
करेगा। फिर व्यवहार में लचीलापन, बिल्कुल अभी बात कर चुके हैं कि व्यवहार में लचीलापन होगा, हर किसी के साथ जो है एकदम अच्छे से जो है पेश आएगा। तो व्यवहार में लचीलापन होता है, हर जगह जो है सिचुएशन के हिसाब से जो है व्यवहार को परिवर्तित करता रहेगा। तो महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर जो है एक सुसमायोजित व्यक्ति की जो है विशेषता नहीं है, क्योंकि वो अपनी सीमाओं और मजबूत पक्ष को ध्यान रखता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? देखो नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज करना है उनको। मतलब अब देखो थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है, इसका मतलब आपको थार्नडाइक की जो बुद्धि है उस जो प्रकार बताए उसका पूरा ध्यान होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आपके थोड़े हार्ड बनते हैं वैसे, क्यों नहीं है मतलब कि पूरी जानकारी है तभी पता चलेगा। सबसे पहले सामाजिक बुद्धि तो इन्होंने बिल्कुल दी थी। मूर्त बुद्धि भी इन्होंने बिल्कुल दी थी, और मूर्त बुद्धि का एक और नाम दिया था, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि व्यवहारिक बुद्धि किसको कहा है थार्नडाइक ने? तो थार्नडाइक ने जो है व्यवहारिक बुद्धि किसको कहा है? मूर्त बुद्धि को। ठीक है, फिर अमूर्त बुद्धि भी दी है, बिल्कुल दी है, और अमूर्त बुद्धि को इन्होंने सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी अलग से आए हैं। ठीक है, सैद्धांतिक बुद्धि, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन सा ध्यान रखना है कि थार्नडाइक ने सामाजिक, मूर्त और अमूर्त ये 3 प्रकार बताए बुद्धि के, लेकिन इन्होंने मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि की संज्ञा भी दी है और अमूर्त को सैद्धांतिक बुद्धि की संज्ञा दी है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, शरीर गति की बुद्धि। ठीक है, शरीर गति की बुद्धि जो है ये जो है थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 89। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने खुद ने संस्कृत डिपार्टमेंट भी क्लियर कर रखा है और जो है सामान्य एजुकेशन भी क्लियर कर रखा है मैंने, और फिलहाल मैं 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं, और जो है मैंने 3rd ग्रेड साइंस मैथ्स में भी फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रीट के लिए भी दूसरे चैनल पर क्लासेस चल रही है, उसको भी देख सकते हो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? ठीक है, प्रवाह, तो प्रवाह सृजनात्मकता का तत्व होता है। मौलिकता भी होता है। विस्तारण भी होता है। तो क्या नहीं होता? अभिसारी चिंतन नहीं होता। और मैं आपको ये बात भी बार बार बता चुका जो पीछे की क्लासेज है और रीट वाली क्लासेज में भी, कि अभिसारी जो चिंतन या अभिसारी जो चिंतन होता है वो किससे संबंधित होता है? बुद्धि से। तो सृजनात्मकता से कौन सा संबंधित होता है? सृजनात्मकता से होता है आपका अपसारी चिंतन। ये दोनों नाम ध्यान रख लेना आप, यहां से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, देखो अपसारी चिंतन नाम आ गया मतलब सृजनात्मकता से संबंधित है, और जब आपका अभिसारी चिंतन नाम आ गया मतलब वो बुद्धि से संबंधित है, और बुद्धि और सृजनात्मकता का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव, कोई बच्चा क्रिएटिव है, मतलब कोई मान लो कि बहुत फालतू जो चीजें उनसे बहुत अच्छी काम की चीज बना देता है, वो बच्चा क्रिएटिव सृजनात्मक बालक है वो। उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बुद्धि लब्धि भी बहुत अच्छी है, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। तो बुद्धि और सृजनात्मकता का कोई लेना देना नहीं है। उच्च बुद्धि वाला भी सृजनात्मक हो सकता है और निम्न बुद्धि वाला भी सृजनात्मक हो सकता है। तो बुद्धि होती है अभिसारी चिंतन से संबंधित और सृजनात्मकता होती है अपसारी चिंतन से। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, जो कि सृजनात्मकता का तत्व नहीं पूछा था। तो अभिसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। अभिसारी का मतलब है एक जगह फोकस करना, एक जगह जो आपका चिंतन फोकस करना, वो बुद्धि का काम है। अपसारी मतलब बहुत फैला हुआ, तो फैला हुआ होता है सृजनात्मकता में, तभी आप तो क्रिएटिव होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 90। हाँ, ये क्वेश्चन देखो सबसे यूनिक और सबसे मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने वैसे जो है अपन पढ़ते नहीं है साइकोलॉजी में आमतौर पर, कि सृजनात्मकता के प्रे मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत, ये आपने नाम ही कईयों ने पहली बार सुना होगा। सृजनात्मकता के प्रे मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता किसका परिणाम होती है? सृजनात्मकता के प्रे मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता किसका परिणाम होती है? तो देखो ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार ये तो होता ही नहीं है। अब देखो बात क्या है, जो प्रे मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत है ना, ये क्या कहता है कि मनुष्य में जो है 2 भाग होते हैं दिमाग में। एक तो बायां भाग होता है, ये बायां गोलार्ध भी कह सकते हो, ठीक है, और एक होता है दायां भाग, दायां गोलार्ध भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो दोनों का ध्यान रखना, जिसका बायां पक्ष मजबूत होगा ना, वो गणित और तर्क शक्ति में खतरनाक होगा। गणित मजबूत होगी इसकी, ठीक है, मजबूत गणित व तर्क शक्ति होगी, मजबूत गणित व तर्क शक्ति, ये ध्यान रखना। जिसका बायां भाग जो है ना, दिमाग का बायां भाग जो है ना, प्रे मस्तिष्क का बायां गोलार्ध कह सकते हो, या बायां भाग ज्यादा अच्छा एक्टिव होगा ना, उसमें मजबूत गणित व तर्क शक्ति होगी। और जिसका दायां भाग होगा ना, जिसका दायां भाग ज्यादा एक्टिव होगा, वो रचनात्मक व कलात्मक होगा। क्या होगा? रचनात्मक व कलात्मक होगा। तो उत्तर मिल गया होगा आपको शायद इसी बात से,
ठीक है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत क्या कहता है कि अगर जो है बायां गोलार्ध या बायां भाग अगर मजबूत होगा तो मजबूत गणित व तर्क शक्ति की योग्यता होगी बच्चे में, और अगर दायां भाग ज्यादा एक्टिव होगा तो रचनात्मक एवं कलात्मक होगा। और सृजनात्मकता आपको पता ही, क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, कलात्मकता और रचनात्मकता से। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, दाएं गोलार्ध की प्रबलता। ये देखो दायां भाग ज्यादा तो रचनात्मक एवं कलात्मक, और गणित में मजबूत और तर्क शक्ति में मजबूत कब होगा, जब उसका बायां भाग क्या होगा, प्रबल होगा। तो ये बायां वाला उत्तर होगा नहीं, प्रमस्तिष्क की कमजोरी होगी नहीं। तो उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो सब्सक्राइब बटन जरूर जो है प्रेस कर दें। हम जो है कलाम के जो फुल लेंथ टेस्ट है ना वो भी लेके आएंगे, टेंशन ना लें आप, वो अभी आए नहीं है वो, ठीक है। एक टेस्ट हो चुका है, उसकी पीडीएफ आएगी तो उसको भी लेकर आएंगे। और जो है ये जो अपन खास करके साइकोलॉजी ज्यादा रिपीट होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में साइकोलॉजी ज्यादा रिपीट होती है, तो साइकोलॉजी का हम जो है सारे पेपर देखेंगे। अब देखो अब्राहम मैस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए। निम्न में से कौन सा वर्ग अब्राहम मैस्लो द्वारा नहीं दिया गया। बात यहां पर हर जगह नहीं की हो रही है, तो ध्यान रखना। जो अब्राहम मैस्लो है उन्होंने जो एक त्रिभुज जैसा दिया था जिसमें 5 उपलब्धियां बताई थी, ठीक है। मैं बना के बता देता हूं, थोड़ा सा जगह कम है लेकिन एडजस्ट कर लें क्योंकि अपने पास इतने संसाधन नहीं है, छोटी छोटी चीजों पर पढ़ाना पड़ता है अपने को। तो ध्यान रखना, ये 5 स्तर दिए थे जिसमें से 2 जो सब स्तर नीचे वाले वो तो निम्न स्तर थे, और ऊपर वाले 3 स्तर थे उच्च स्तर, ठीक है। अब देखो इनमें कौन कौन सा था। सबसे पहला जो था शरीर, जो आवश्यकताओं का है, ठीक है। जो है ये क्या है, अभिप्रेरणा में जो आवश्यकता होती है ना उससे संबंधित है। तो सबसे पहला है आपका, यहां लिख देता हूं, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, मतलब शारीरिक आवश्यकता एक प्रकार से, क्या, शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, ठीक है। पहली जो आवश्यकता होती है ना किसी को, जो सबसे नीचे स्तर पर होती है, वो होती है शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकता, मतलब शारीरिक आवश्यकताएं होती है, ठीक है। दूसरी जो आवश्यकता होती है वो होती है सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी जो आवश्यकता होती है आत्मीयता की। किसकी आवश्यकता, आत्मीयता की। आत्मीयता मतलब क्या हो गया, प्यार, मतलब स्नेह की, ठीक है, प्यार या आत्मीयता कह सकते हो। चौथी होती है सम्मान की, कि उसको सम्मान मिले। और 5वीं जो सबसे उच्च स्तर होता है आत्मसिद्धि की। किसकी, आत्मसिद्धि की अवस्था। ये 5 अवस्थाएं दी थी, ध्यान रखना। और ऊपर वाली 3 जो है ना, आत्मीयता जिसको स्नेह या प्यार की अवस्था भी कहते हैं, और सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये होती है उच्च स्तर पर। और शारीरिक और सुरक्षा होती है निम्न पर। और इनको क्रम से याद रखना, सबसे नीचे आती है शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर आत्मीयता या स्नेह, फिर सम्मान, और सबसे ऊपर जो आती है वो होती है आत्मसिद्धि। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अब्राहम मैस्लो का जो अभिप्रेरणा वक्र है उसमें जो है सबसे उच्चतम स्तर क्या है, तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और यहां पूछा कि जो मैस्लो का वर्गीकरण है उसमें कौन सा जो है नहीं था शामिल, वापस नहीं आ गया। तो ध्यान रखना, उपलब्धि कहीं है ही नहीं, देखो उपलब्धि, तो उत्तर तो पहला ही हो गया इसका। लेकिन दूसरे को देख लेते हैं, क्या दूसरा तो है या नहीं। आत्म यथार्थीकरण, जिसको जो ऊपर वाला ना आत्मसिद्धि और आत्म यथार्थीकरण ये एक ही चीज है। हिंदी में नाम ध्यान रख लेना आप, हिंदी के जो शब्द है ना वो चेंज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। आत्म यथार्थीकरण, इसको आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहते हैं, तो ये तो आपकी सम्मिलित है, बिल्कुल है। फिर संबद्धता व प्यार की, तो ये देखो आत्मीयता व प्यार की अभी बताया था मैंने, तो ये भी शामिल है। फिर सुरक्षा की आवश्यकता, तो 2 नंबर ये भी शामिल है। तो कौन सी नहीं है, उपलब्धि की आवश्यकता शामिल है, नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है। वापस नहीं आ गया। अभिप्रेरणा के 3 तत्व होते हैं। कौन होते हैं, 3 तत्व। और तीनों तत्वों का नाम ध्यान रखना। सबसे पहले होती है अभिप्रेरणा में आवश्यकता, तो ये रहे आवश्यकता, तो ये तो है शामिल, ठीक है। आवश्यकता के बाद में होती है चालना, ठीक है। चालना को अंतर्नोद भी कहते हैं, ड्राइव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइव, तो ये दूसरा नंबर अंतर्नोद, ड्राइव, या इसको चालना भी कहते हैं। इंग्लिश नाम भी याद रख सकते हो इसका, तो नीड, और ये क्या हो गया आपका, ड्राइव, तो ये भी शामिल है। क्या है, ये भी शामिल है, ठीक है। फिर अभिप्रेरक को आप उद्दीपक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, उद्दीपक, ठीक है, या उद्दीपन भी कह सकते हो। तो अभी उद्दीपन होगा, इसमें उद्दीपक नहीं होगा, उद्दीपक अलग चीज हो जाती है, उद्दीपन, ठीक है। अभिप्रेरक, जिसको इंग्लिश में आप मोटिव भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, मोटिव भी कह सकते हो, और इसके अलावा इंसेंटिव भी कह सकते हो, इंसेंटिव, ठीक है। तो ये भी शामिल है। तो कौन सा शामिल नहीं है, उपलब्धि शामिल नहीं है। ध्यान रखना, अभिप्रेरणा में उपलब्धि नहीं होती है, ठीक है। आवश्यकता होती है। आवश्यकता चालना को जो है अंतर्नोद को जन्म देती है, और अंतर्नोद जो है उद्दीपन को जो है और अग्रसर होता है, ठीक है। ये 3 तत्व हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद और अभिप्रेरक या उद्दीपन, नीड, ड्राइव और मोटिव, ये 3 आपको ध्यान है रखने। तो पहला इसमें शामिल है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की जो विविध सांस्कृतिक भिन्नता है उनमें से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है। बात यहाँ मनोवैज्ञानिक आधार की हो रही है, और मनोवैज्ञानिक आधार होता है मनुष्य के शरीर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड,
शरीर से, बुद्धि से, ठीक है, मन से, मस्तिष्क से, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो देखो भारत की जो विविध सांस्कृतिक भिन्नता है उसमें से व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, उसमें जो है मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? तो इसमें उत्तर आपके सामने दिख रहा होगा। क्या आर्थिक स्तर मनोवैज्ञानिक होता है? बिल्कुल नहीं। क्या शैक्षिक स्तर मनोवैज्ञानिक होता है? बिल्कुल नहीं। बाहरी स्तर होते ही। क्या भाषाई भिन्नता क्या मनोवैज्ञानिक कारण होता है? बिल्कुल नहीं। तो उत्तर क्या हो गया? बौद्धिक। अभी तक मैंने बताया था ना, बुद्धि शरीर से संबंधित, तो शरीर से संबंधित और बुद्धि से संबंधित ऑप्शन नंबर एक ही तो है केवल यहाँ, क्योंकि बात हो रही है यहाँ मनोवैज्ञानिक कारण की। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार की बात हो रही है। बाकी जो है व्यक्तिक भिन्नता के तो चारों ही कारण है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कारण सिर्फ बौद्धिक भिन्नता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? वापस नहीं पूछ रहे हैं, तो इन नहीं को ध्यान रखना आप एग्जाम में। ध्यान रखना, सिलेक्शन तैयारी पर निर्भर तो करता है। आपने जितनी तैयारी की, मान लो 28 तारीख से पेपर है, 27 तारीख तक आपने जितनी तैयारी की उस पर तो निर्भर करता है। लेकिन जिस दिन आपका पेपर है, चाहे वो 28, 29, 30, 31 किसी भी दिन आपका पेपर है, उस दिन आपका क्या करोगे? आप उस एग्जाम हॉल के जो 2 घंटे हैं ना, उनमें क्या करोगे, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। तैयारी सब करते हैं, ठीक है, तैयारी सब करते हैं, लेकिन उस एग्जाम हॉल के जो 2 घंटे हैं ना, वो आप क्या कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए माइंड को एकदम फ्रेश और रिलैक्स रखना है। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, ये सब सोचना ही नहीं है। डायरेक्ट पेपर देना है और हर छोटी छोटी चीज को नोटिस करना है, जैसे नहीं वगैरह। ठीक है, तो देखो योग्यता समूहन, बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक है, उसके शिक्षण के लिए जो है योग्यता समूहन कर सकते हो। योग्यता के आधार पर आप समूह बना सकते हो। ठीक है, संवर्धन कार्यक्रम मतलब कोई चीज में वृद्धि करना, उनके कार्यक्रम मतलब प्रतिभाशाली बालकों को संवर्धन कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। फिर है दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण। ठीक है, आप मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, उसको जो है आप प्रमोट कर रहे हो किसी क्लास के हिसाब से मान लो, या किसी और चीज में प्रमोट कर रहे हो, तो वो भी है। उपचारात्मक शिक्षण, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो पिछड़े बालकों के लिए होता है। किसके? पिछड़े बालकों के लिए होता है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब सबसे पहले तो होता है आपका निदानात्मक। क्या होता है? निदानात्मक में आप जो भी आपकी कमजोरी है उसका जो है कारण पता लगाया जाएगा और फिर उस कारण का उपचार किया जाएगा उपचारात्मक में। तो ये पिछड़े बालकों के लिए होता है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। ये 95 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट याद रखना क्योंकि एक कथन है। इसका क्या विश्लेषण करें अपन सॉरी रुचि गुप्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। शब्द वो याद रख लेना, रुचि गुप्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। और यह कथन डायरेक्ट याद रखना है, क्या पता डायरेक्ट ही छप जाए तो मैकडूगल का है। किसका है? आपका विलियम मैकडूगल का। ठीक है, रुचि गुप्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह मैकडूगल का कथन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन देखो। 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, पूछा है। ठीक है, हर चीज में नहीं पूछ रहे हैं, तो इन नहीं को ध्यान रखना कि अध्यापक द्वारा शिक्षण में विद्यार्थी की रुचि को जागृत करने व विकसित करने, मतलब उसकी रुचि को किसी वस्तु में जागृत करने या उसको विकसित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। सबसे पहला उपयुक्त अध्यापन विधि का प्रयोग, तो ये तो होना ही चाहिए, तो ये तो आपका जो है सही तरीका है। ठीक है, फिर बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, मतलब बालकों के जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, चाहे वो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, किशोरावस्था है, उसके हिसाब से रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर कक्षा में पूर्ण निर्भरता का बनाए रखना। निर्भरता क्या होती है? निर्भरता होती है साइलेंस, कीप साइलेंस, मतलब एकदम शांत रखना कक्षा को, किसी को बोलने नहीं देना। तो ये तो गलत बात है, तो यही उपयुक्त जो है नहीं है। क्यों? क्योंकि बालकों को बोलने दो, उनको अपने विचार प्रकट करने दो। निर्भरता मतलब होती है साइलेंस, शांति, चुप रहो एकदम। ठीक है, अगर इंग्लिश वर्जन देखें इसका, देखो ये देखो, टू मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस, तो पिन ड्रॉप साइलेंस कभी भी नहीं रखनी चाहिए आपको। ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंस से कभी भी नहीं रखनी चाहिए। उत्तर नंबर 3 हो गया, बालकों को बोलने का जो है मौका देना चाहिए ताकि वो अपने जो है बातों को कह सके। फिर नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल ये तीनों के तीनों सही है। और उपयुक्त कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन में वापस वही है, कथन है, और आपको जो है बताना है कि किसका कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। बहुत नॉर्मल सा कथन है, याद रखना है कि क्योंकि जो है रिपीट बहुत होता है साइकोलॉजी में। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। और यह बात आपकी कही थी स्किनर ने।
ठीक है, किसने कही थी? स्किनर ने कही थी कि शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। उपयुक्त निहार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है, यह बताना है। ठीक है, अध्यापक के लिए जो शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ कथन दिए हैं। सबसे पहला कि बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, तो बिल्कुल सही है। अध्यापक को चाहिए कि वो बालकों की विकासात्मक जो विशेषता उसको समझना है, तभी तो ये बाल विकास वगैरह अपने सिलेबस में है। ठीक है, फिर बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना मतलब वो क्या काम कर रहे हैं, समूह के साथ कैसे घुल रहे हैं, मतलब एक प्रकार से परीक्षण करना उनका। ठीक है, फिर शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना, तो ये भी सही है। तो तीनों सही लग रहे हैं। तो उत्तर देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन जो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? 4, A, B, C और तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, वह वर्ष काल जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं। और मेरे हिसाब से तो ये किसी का भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बाल्यावस्था के बाद में आती है किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद में आती है प्रौढ़ावस्था। तो बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं, मतलब वो किशोरावस्था में है। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन कि एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है उसमें उद्यमता बनाम हीनता विकास के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो एरिक्सन ने कुल 8 अवस्थाएं दी थी। कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं। ठीक है, और इसमें से पहली तो थी विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। तो इनको 8 को आपको याद रखना है। और इसकी जो है ना, ये यहां दी हुई है ना, उद्यमता बनाम हीनता, ये आपकी है चौथी अवस्था। कौन सी अवस्था है ये आपकी है चौथी अवस्था, 4th अवस्था। और चौथी अवस्था है, और इसका जो आपका वर्ष काल है वो 6 से 12 वर्ष तक है। और 6 से 12 वर्ष का बालक होता है आपके सामने ऑप्शन है, क्या किशोरावस्था में होता है? नहीं। क्या प्रौढ़ावस्था में होता है? नहीं। क्या पूर्व बाल्यावस्था में होता है? नहीं। तो किसमें? उत्तर बाल्यावस्था में, मतलब बाल्यावस्था के लास्ट में होता है 6 से 12, क्योंकि 12 के बाद में 13 वर्ष से तो किशोरावस्था लग जाती है। तो ये जो है आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये 2022 का ग्रुप ए का संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगला पेपर अगला जो है जस्ट लाएंगे अपन। क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।